हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपके साथ ओम प्रकाश तुर्किया और आज हम ज्योग्राफी के चैप्टर फर्स्ट क्लास 10th के संसाधन और विकास के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने इस चैप्टर में संसाधन क्या होते हैं उसके बारे में, उसके वर्गीकरण और फिर हमने पढ़ा था कि संसाधनों का नियोजन कैसे ज़रूरी होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जाता है और किस तरह से मानव ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों का है अति दोहन है वो किया है, इसके बारे में भी हमने थोड़ा पढ़ा था। और फिर भारत में जो भूमि उपयोग है, लैंड यूज है, अलग अलग तरीके से हो रहा है उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। और जैसे भारत के कुल क्षेत्र में कितने मैदान है, पर्वत पठार है वो पाए जाते हैं। और उसके बाद लैंड यूज पढ़ लिया था हमने, वो डायग्राम जैसे मैंने जो बना के बताया था आपको कि कितने परसेंटेज एरिया पे इंडिया में टोटल जो बोया गया क्षेत्र है, फिर कितने क्षेत्र में वन पाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। अब हम आगे शुरू करते हैं। जो लास्ट टाइम हमारा थोड़ा सा रह गया था वो पहले क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो भारत में जो लैंड यूज है उसका पैटर्न क्या है, प्रारूप, भारत में भू उपयोग का जो प्रारूप है वो क्या है। तो जैसे उसमें लिखा हुआ है कि इंडिया के जो टोटल 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है, उसमें से जो लैंड यूज जो डाटा है 2014 और 15 का, 2014 और 15 का जो डायग्राम मैंने बताया था उसके अंदर 93% एरिया है भारत का वो ही इंक्लूड किया गया, कुछ एरिया उसको छोड़ दिया गया। उसका रीज़न क्या है, जैसे जम्मू कश्मीर है, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, लद्दाख का जो चीन के अंडर में जो एरिया आता है, और अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, इस तरह के कुछ एरियाज हैं जिनके डाटा जो वो छोड़ दिए गए हैं। तो उनको छोड़कर ये सभी जो भारत के भूमि उपयोग है उसका डाटा है बुक में दिया गया है। इसके अलावा उसकी अलग अलग डेफिनेशन है वो मैंने आपको बता दी है हर एक की। और उसके बाद थोड़ा सा एक लिखा हुआ है कि भारत में जो फॉरेस्ट पॉलिसी है, तो ये भी आप याद रखेंगे, भारत में फॉरेस्ट पॉलिसी या वन नीति है वो 1952 में वो बनाई गई थी, जिसका मेन एम था, मुख्य उद्देश्य ये था कि देश में 33% है, 33% एरिया के कुल क्षेत्र के भौगोलिक एरिया के 33% क्षेत्र पर वन है वो होना ज़रूरी है। और फिर आगे है इसमें कि जो लैंड यूज होता है उसका या जो भूमि होती है उसका निम्नीकरण और उसके संरक्षण के क्या उपाय हैं। यानी जो भूमि है निम्नीकृत हो रही है, पहले तो किस तरह से हो रही है निम्नीकृत का मतलब बता देता हूँ। निम्नीकृत का मतलब होता है कि जो ज़मीन एग्रीकल्चर लैंड हो या कोई फॉरेस्ट के लिए यूज हो रही हो, अगर उसका मानव या प्रकृति के द्वारा किसी भी इंटरफेयर के द्वारा अगर वो भूमि है अनफर्टाइल हो जाती है, या उसका यूज मान लीजिए फॉरेस्ट के लिए हो रहा है और बाद में फॉरेस्ट को ह्यूमन ने काट दिया गया है, तो वो डिग्रेडेबल हो रही है, चाहे वो जैसे तेज़ हवाएं चल रही है उसके कारण अगर वो निम्नीकृत हो रही है, या तेज़ बहाव जैसे बारिश हो रही है तो तेज़ बहाव आता है तो मिट्टी बह के चली जाती है। इस तरह से अलग अलग टाइप से लिखा हुआ है। भूमि जो निम्नीकृत हो रही है उसके डेफिनेशन यही है कि किस तरह से भूमि का कटाव हो रहा है, अपरदन है वो हो रहा है, उसके क्या क्या कारण है। तो उसमें लिखा हुआ है उसके बहुत सारे फैक्टर हैं, नेचुरल फैक्टर भी है, प्राकृतिक कारक और मानवीय कारक। तो ये लिखा हुआ है कि भारत में कुल 13 करोड़ हेक्टेयर जो भूमि है वो क्या है निम्नीकृत हो रही है, यानी उसमें किसी न तरीके से क्या है उसमें ह्रास हो रहा है, उसमें कमी हो रही है, या वो भूमि है अनफर्टाइल हो रही है, या उसका गलत तरीके से मिस यूज है वो हो रहा है। ठीक है, मिस यूज जैसे कि जहाँ पर खेती होनी थी पर वहाँ पर क्या है बहुत फर्टाइल ज़मीन थी, बहुत अच्छी मिट्टी थी वहाँ पर, और वहाँ पर क्या है एक बिल्डिंग बना दी गई है या फैक्ट्री लगा दी गई है, तो वो क्या उपजाऊ ज़मीन है अनफर्टाइल हो जाती है। या जैसे कोई अच्छे फॉरेस्ट एरिया उसको काट के गया वहाँ पर कोई इंडस्ट्री बना दी गई, ये भी एक निम्नीकृत का कारण है। तो इसमें लिखा हुआ है कि टोटल उसमें 28% है वो वन है वो निम्नीकृत हो रहे हैं, डिग्रेडेबल हो रहे हैं, मतलब उनका कटाव हो रहा है। और 56% जो जमीन है कुल जो इसमें से हो रही है वो जल द्वारा हो रही है, जल अपर्दन के द्वारा। जल अपर्दन से कैसे जमीन अपरदित होती है या भूमि है वो कैसे कट जाती है। जैसे मान लीजिए एक हिली एरिया, पहाड़ी एरिया है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है जैसे कोई मिट्टी है या कोई जैसे पेड़ लगे हुए हैं वहाँ पर, ठीक है, और जब बारिश आती है तेज बहाव होता है तो वो क्या करता है, पेड़ है वो टूट जाता है, चट्टानें क्या है वो टूट फूट जाती है। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया। दूसरा, मान लीजिए किसी एरिया का स्लोप है वो कम है, तेज बारिश हुई, तेज बारिश के कारण क्या होता है उस एरिया में जो उपजाऊ मिट्टी है जमी हुई है
वो तेज बहाव के कारण क्या होता है, जो पानी होता है वो अपने साथ उसको बहा कर ले जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। और कई बार आपने देखा होगा कम स्लोप पे कई बार जैसे आपने देखा होगा कहीं पर मिट्टी डली हुई है तो बारिश के बाद क्या होता है, जो गली इरोजन जिसको बोलते हैं, नाली का अपरदन बोलते हैं, कि जो मिट्टी होती है वो कट जाती है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल है कि जब इससे क्या मिट्टी भारत में अलग अलग जगहों पे निम्नलिखित हो रही है। जैसे राजस्थान में है, अगर वहाँ थोड़ी सी भी बारिश आ जाती है तो जैसे आपको पता हो वहाँ बालू के टिब्बे पाए जाते हैं, या जो स्लोप है वो थोड़ा कम पाया जाता है। ठीक है, उसके कारण क्या जमीन है वो कट जाती है। ठीक है, आगे है जो अन्य जो भूमि निम्नलिखित हो रही है वो 16% है, वो अम्लीय और क्षारीयता के कारण हो रही है। अम्लीयता और क्षारीयता यानी जैसे आपने नहीं सुना है तो पहले बता देता हूँ मैं भी, आपने सुना होगा जमीन में जैसे सेम आ जाती है, या कोई जो आपने जमीन देखी होगी उसके ऊपर क्या नमक की परत सी जम जाती है। ठीक है, नमक की परत सी जम जाती है तो वो भूमि क्या अम्लीय और क्षारीय हो जाती है। ये आगे हम डिस्कस करेंगे जैसे किस तरह से हो जाती है, जो इसके रीजन लिखे उसमें। तो अम्लीय और क्षारीय क्या 16% है, उसके रीजन है। तो ये है फिगर है थोड़ा सा। इसके बाद आता है भूमि और निम्नलिखित है वो क्यों हो रही है। तो उसका जो फर्स्ट पॉइंट है वनों का कटाव या वनोन्मूलन। वनों के कटाव के कारण भी क्या है, मिट्टी की जो भूमि है वो क्या निम्नीकृत हो रही है। तो हमने क्या किया, जैसे किसी एक पर्टिकुलर एरिया हो, मान लीजिए प्लेन एरिया है, वहाँ पर पेड़ पौधे उगे हुए हैं और वहाँ पर मिट्टी है वो फर्टाइल है। तो एक टाइम जैसे क्या हो गया, ह्यूमन ने अपनी नीड्स के लिए, चाहे वो फर्नीचर बना रहा है या घर बना रहा है, किसी भी यूज के लिए क्या किया उसने पेड़ काट लिए। और पेड़ काटने के बाद क्या है, उस एरिया की जमीन वैसी पड़ी रही। तो आपको पता होगा पेड़ क्या करते हैं, नेचुरली प्राकृतिक रूप से मिट्टी को क्या जकड़ कर रखते हैं, पकड़ कर रखते हैं और उसको क्या उड़ने नहीं देते। और अगर वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं होंगे, मतलब कि बिल्कुल प्लेन जमीन होंगी, तो तेज हवा जब चलेगी या जब भी बारिश आएगी तो वो मिट्टी क्या बह जाएगी। ठीक है, तो वनोन्मूलन उसका एक कारण है कि भूमि उससे निम्नीकृत हो रही है। या अभी मैंने बताया आपको जैसे हिली एरिया, पहाड़ी एरिया है, अगर उसके ऊपर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो जब बारिश आएगी या जब टेम्परेचर में बदलाव आएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, वो मिट्टी है जो जो उसके ऊपर पत्थर पाए जाते हैं, कंकड़ पत्थर होते हैं, और जो ऊपरी जो परत होती है वो क्या है, नीचे है, वो बहने लगती है। तो मतलब कि जमीन है उसका कटाव है वो होने लगता है। फिर आता है पशुचारण के द्वारा। पशुचारण के द्वारा कैसे अब जमीन निम्नीकृत होती है। जैसे मान लीजिए एक एकड़ जमीन है, ठीक है, कहीं भी है, और उसके ऊपर घास उगी हुई है। तो आपको पता होगा अगर पशुचारण होता है तो वो पशुचारण का मतलब ये नहीं है कि एक दो जानवर होते हैं। जैसे आपने देखा होगा झुंड होता है पशुओं का, चाहे गाय का हो, भैंसों का हो, शिप्स का हो, भेड़ों का हो, बकरियों का हो। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, जो पशु चारण के लिए जो झुंड है वो जब किसी एरिया में जाते हैं, किसी एक एकड़ में मान लीजिए घास उगी हुई है, तब वो जाते हैं तो वहाँ पर क्या करेंगे, वो घास को क्या है, वो घास को खा लेते हैं। और उनके जो पैर होते हैं उनसे क्या होता है, वो घास है या जो मिट्टी है वो क्या उसको खुरच देते हैं। तो जब वो वहाँ से निकल जाएंगे तो एक टाइम क्या आएगा, जब तेज हवा चलेगी, अब बारिश आएगी, तो वो मिट्टी क्या होगी, जो उपजाऊ होती है वो क्या होती है, वहाँ से उखड़ जाती है। अब जैसे मिट्टी वो ऊपर की इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है, उसमें जैसे मृदा संसाधन उसमें लिखा हुआ है कि वो जो 1 सेंटीमीटर परत होती है मिट्टी की, जो बिल्कुल पतली होती है, उसको बनने में भी लाखों साल बन जाते हैं। और वो परत होती है धीरे धीरे क्या कई लाखों सालों में क्या, लाखों करोड़ों सालों में क्या है, वो जो फर्टाइल जमीन आप अपने आसपास देख रहे हो वो बनती है। अगर वो उसको क्या है, अगर लगातार क्या और ग्रेजिंग की जाए, मतलब बार बार एक एरिया वहाँ से पशुओं को क्या है वहाँ से गुजारा जाए, या वो वहाँ पर रेगुलरली वहाँ पर चरने आ रहे हैं, तो क्या होगा, उनके पैरों से या उनके जो वो चरते हैं तो वो क्या घास को खा जाएंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा कि वहाँ पर जो मिट्टी है वो क्या होगी, वो पानी के साथ या हवा के साथ है वो बह जाएगी। ठीक है, तो उससे क्या होगा, भूमि है वो निम्नीकृत हो जाएगी वहाँ। फिर आता है खनन और वनोन्मूलन का होता है। बेसिकली स्टेट का भी लिखा हुआ है, जैसे कौन कौन से स्टेट में होते हैं ये मोस्टली, जैसे जहाँ पर फॉरेस्ट एरिया पाए जाते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर है, उत्तरांचल है, हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, जो पठारी भाग है भारत के दक्षिण जो प्रायद्वीपीय पठार है, वहाँ पर भी क्या वनों का कटाव हो रहा है। ठीक है, उसमें मध्य प्रदेश एक एग्जाम्पल हो सकता है। और वहाँ पर क्या है, जब पेड़ों को काटा जाता है तो ये सिचुएशन है। फिर आता है पशुचारण। पशुचारण जैसे मोस्टली आपको पता होगा राजस्थान में, गुजरात में और मध्य प्रदेश के अधिकतर भागों में किया जाता है पशुचारण, जो मैंने झुंड बताए उस तरह के। तो उनसे क्या है,
होता है। फिर आता है खनन। खनन किसको बोलेंगे? खनन का मतलब जैसे कोयले को निकालना हो, या जैसे और कोई जैसे मिनरल्स है वो खनिज जैसे पाए जाते हैं उनको अगर निकाला जाता है। जैसे खनिज निकालने के दो तरीके होते हैं, या तो ओपन कास्ट होता है कि जैसे मिट्टी में क्या कोई मशीन से क्या सीधा खोद लिया, ठीक है, उसको डाल के क्या यूज कर लिया। दूसरा होता है अगर वो गहराई में पाया जाता है तो उसको जैसे आपने देखा होगा कि कुएं हैं या गुफा टाइप में क्या है उसमें सुरंग है वो खोदी जाती है और फिर क्या कोयला है वो निकाला जाता है। तो उससे क्या होता है, भूमि कैसे निम्नीकृत होती है? तो खनन से, जैसे किसी फॉरेस्ट एरिया में या कोई ओपन एरिया है वहाँ पर मिनरल्स है वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो उससे क्या होगा, जो वहाँ पर गुफा की तरह या जैसे उसको अगर खोदा जाता है रेगुलरली, तो क्या है खोदने के बाद क्या है, या जैसे उन्होंने अंदर सुरंग बना ली तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वहाँ पर कोयला खत्म हो जाएगा, क्योंकि कोयला क्या है, एक अनवीनीकरण योग्य संसाधन है। तो इससे क्या वो कोयला एक टाइम में क्या खत्म हो जाएगा, और खत्म होने के बाद उस एरिया के उस खान को क्या है, या जो वो अंदर खोदी गई है खान उसको क्या खुला छोड़ देते हैं। तो खुला छोड़ने से क्या होगा, वहाँ पर भूमि है वो निम्नीकृत हो जाएगी। ये भी हो सकता है कि जब खोदी गई है तो उसकी छत कोलैप्स हो जाए, तो वो क्या होगा, सॉइल का इरोजन होगा, ठीक है, मिट्टी है वो क्या होगा, डिग्रेडेबल हो जाएगी, ठीक है, खनन का। और ये कहाँ का होता है, जैसे मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, झारखंड है, इन स्टेट में मोस्टली है वो होता है जहाँ पर मिनरल्स है वो पाए जाते हैं, कोयला है, लोहे से निकाले जाते हैं। फिर आता है भूमि निम्नीकृत है वो अति सिंचाई के कारण होते हैं। अति सिंचाई क्या होता है, जैसे किसी एरिया में, किन्हीं एरियाओं में या बहुत सारे राज्यों में क्या होता है, पानी की जो फैसिलिटीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती है कि वहाँ पर नहरें हैं, ट्यूबवेल है, बहुत अच्छे होते हैं। तो क्या करते हैं किसान है वो ज़्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए क्या करते हैं, एक खेत में बहुत ज़्यादा बार बार क्या पानी है वो लगाते रहते हैं, या उस मिट्टी में इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती, इतनी क्षमता नहीं होती जहाँ वो खेती कर रहे होते हैं कि वो उस ज़मीन है उस पानी को क्या पूरा सोख ले। तो लगातार अगर उसमें पानी है वो खड़ा रहता है उस ज़मीन पर, वो भी क्या मिट्टी है वो भी क्या डिग्रेडेबल है, निम्नीकृत है वो ज़मीन है वो हो जाती है। यानी पानी है उसमें अगर खड़ा रहे रेगुलरली, अगर हम बार बार पानी देते रहेंगे, अगर उसको सुखाएंगे भी नहीं, जैसे चावल के खेतों में देखा होगा आपने पानी खड़ा रहता है, अगर उस तरह से पानी अगर रेगुलरली कई दिनों तक किसी एरिया में अगर खड़ा रहता है या ज़्यादा पानी अगर लगाते हैं तो उससे क्या होता है, भूमि वो निम्नीकृत हो जाती है। एग्जाम्पल कहाँ का है, राजस्थान का है। राजस्थान में पहले एग्रीकल्चर है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, पर जब से इंदिरा गांधी कैनाल निकाल ली है, यानी जो यहाँ इसके बॉर्डर के पास है, यहाँ से गुजरती इंदिरा गांधी कैनाल है, वो निकाली गई है, तो किसानों ने पहले वहाँ पर पानी देखा ही नहीं था, या आप कह सकते हो कि उन्होंने सिंचाई के बारे में सिर्फ सुना ही होगा। जब वो सिंचाई करने लगे, नहर आई, तो उन्होंने क्या किया, अपनी जो ज़मीन थी उस पर क्या है, जहाँ पहले कुछ भी नहीं उगता था, जैसे शुष्क मिट्टी थी वहाँ बिल्कुल ड्राई सॉइल थी, तो वहाँ पर क्या किया उन्होंने, चावल बोने शुरू कर दिए। अब चावल अगर लगाएंगे उस मिट्टी में, क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी नहीं है, इतने फर्टाइल नहीं, इसमें पढ़ेंगे हम आगे जब आएगा, तो वो क्या है मिट्टी निम्नीकृत होगी, या उसमें एक टाइम ऐसा आएगा जब वो क्या है प्रोडक्शन देना ही बंद कर देगी। तो उसके कारण भी है, बहुत सारे ऐसे पंजाब में ऐसे ज़मीन है, पंजाब में भी है, हरियाणा में भी है, कि वहाँ जो किसान उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई कर दिया और वो भूमि है वो क्या हो गई है, निम्नीकृत हो गई, या उसके ऊपर प्रोडक्शन होना बंद हो गया। फिर आता है खनिज प्रक्रियाएं। जो खनिज प्रक्रियाएं की जाती है, जैसे सीमेंट जब निकालते हैं, सीमेंट बनाते हैं, जब उसको घिसाई, चूना पत्थर निकालते हैं, तो जब उसकी घिसाई होती है तो वहाँ क्या होता है, जो धूल निकलती है, धूल से जो एटमॉस्फेयर में क्या होता है, जो डस्ट पार्टिकल है, जो धूल के कण है वो उड़ते रहते हैं, तो उससे भी क्या है, या जो भूमि है वो निम्नीकृत होती है। मतलब कि किसी एरिया में जैसे कोई भी गाड़ी गुजर रही हो या वहाँ पर खोदा जाता है, ठीक है, उस पत्थर को तोड़ा जाता है, तो उससे क्या है लैंड है वो क्या डिग्रेडेबल है, भूमि है वो निम्नीकृत होती है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे अपने लोकल एरिया का बताता हूँ आपको, अपने तो शाम की साइड में खन्नक सुना होगा, वहाँ पर क्या है लैंड है उसका बहुत ज़्यादा डिग्रेडेबल हुआ है, वो किस कारण हुआ है, खनिज प्रक्रियाओं के कारण हुआ है। कभी आप हिसार से अगर तो शाम की तरफ जाओगे, तो जब रास्ते में खन्नक आएगा और जो तो शाम के बीच है, वहाँ पर देखना आप, अगर पहाड़ जो पहाड़ियाँ हैं उनको बहुत ज़्यादा क्या काट रखा है, तो वो काटना भी क्या कहलाएगा, भूमि का निम्नीकृत कहलाएगा। तो नेचुरल थे उनको काट दिया हमने अपनी नीड के लिए, ठीक है, जो आप अपने घरों में यूज कर रहे हो, छत में जो कंक्रीट यूज होता है, तो उससे क्या होता है भूमि है वो निम्नीकृत होती है। औद्योगिक जल निकास। औद्योगिक जल क्या होती है, मोस्टली जो फैक्ट्रीज होती हैं वो क्या करती हैं, अपने जो
रॉ मटेरियल जो अवशिष्ट पदार्थ होता है उनका, वो क्या करते हैं उसको या तो जैसे बोर करके क्या जमीन के अंदर छोड़ देते हैं वो, या जैसे ओपनली क्या वो खुला है उसको क्या कोई नाली में या वहाँ छोड़ देते हैं। तो उससे क्या होता है उसके अंदर केमिकल होते हैं जो उस इंडस्ट्री से उस उद्योग से निकले होते हैं। जैसे मान लीजिए कपड़ा उद्योग है, कपड़े में जो रंगाई के लिए जो यूज होता है केमिकल, वो रंगाई का केमिकल तो वो क्या करेंगे यूज करके क्या जब वो बचेगा उसका जो अवशिष्ट पदार्थ, वो क्या करेंगे वैसे उसको क्या है जो नालियाँ वगैरह उसमें छोड़ देंगे जो फैक्ट्री से बाहर जाएगा। तो वो जहाँ गिरेगा जिसके ऊपर गिरेगा तो उस लैंड को जमीन को क्या कर देगा वो डिग्रेडेबल है, भूमि को निम्नीकृत कर देगा। वो जमीन क्या हो जाएगी डिग्रेडेबल है वो हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, अवशिष्ट पदार्थ जो शहरों से निकलते हैं, ठीक है, जो सीवरेज होती है उनको भी कहते हैं सीवरेज सिस्टम से क्या है भूमि और डिग्रेडेबल है वो होती है। ठीक है। या कैसे हो सकती है, जैसे आप एग्जांपल बताता हूँ, बिल्कुल लोकल एग्जांपल। अगर वहाँ से हिसार की तरफ जाओगे तो डंडूर जब गांव आता है तो डंडूर गांव में क्या जो हिसार का जितना भी वेस्ट बचता है वो डंडूर गांव में डाला जाता है। तो मान लीजिए अगर इतना वेस्टेज न निकलता पॉलीथीन वगैरह, ठीक है, वैसे तो निकलता है, अगर न निकलता जो एक्स्ट्रा मटेरियल तो वहाँ पर क्या बहुत बड़े बड़े जो माउंटेन आप देख सकते हो कचरे के पहाड़। ठीक है। दिल्ली में भी सुना होगा आपने या देखा होगा, खुद ऑब्जर्व किया होगा। वहाँ पर क्या है जैसे आप बहादुरगढ़ के साइड जब निकलते हो तो वहाँ पर क्या है इसी तरह के आपको बड़े बड़े ढेर मिलते हैं कचरे के। वो अवशिष्ट पदार्थ वो भी क्या वो लैंड को जिस एरिया में जाएंगे तो उससे जो केमिकल्स निकलेंगे वो क्या ज़मीन में क्या चले जाएंगे और वो लैंड क्या हो डिग्रेडेबल होगा। या जहाँ पर वो डाले जाएंगे तो फ्लैट लैंड होगा वहीं डाले जाएंगे तो वो क्या ज़मीन पहले जब मान लीजिए एग्रीकल्चर के लिए यूज़ हो रही हो और वो क्या होगी बाद में उस कचरे के लिए यूज़ होगी तो वो क्या लैंड है चली गई या वो डिग्रेडेबल वो निम्नीकृत वो हो गई। ये चीज़ें। अब बात आती है लैंड डिग्रेडेबल तो हो गया तो उसका संरक्षण के कौन से उपाय है, हम उनको बचा कैसे सकते हैं। तो बचाने के कई सारे हैं, इन्हीं में से याद आता है कि कैसे बचाएं। तो जैसे वनों का कटाव है तो वनों को लगाना, अधिक से अधिक क्या फॉरेस्ट है या जो प्लांट्स है उनका प्लांटेशन करना, पशुचारण यानी ओवर ग्रेजिंग जब होती है उसको रोकना, भी ज़्यादा पशु है वो ना चराएं। खनन है, जितनी भी ओपन कास्ट माइनिंग है या जो मैंने बताया सुरंग से जो होती है या जो कुएं वगैरह होते हैं, ठीक है, अगर इस तरह की अगर होती है उसको क्या है उसको ठीक किया जाए, उसको मैनेज किया जाए कि बाद में उसको क्या है या तो दबा दिया जाए या इस तरह से उसका मैनेजमेंट किया जाए ताकि क्या है वो खुली नहीं रहे, लैंड डिग्रेडेबल ना हो। अति सिंचाई को कंट्रोल किया जाए, अति सिंचाई है वो गवर्नमेंट कर सकती है ऑटोमेटिक लॉज बनाकर या किसानों को प्रमोट करके जागरूक करके उसको रोक सकती है। खनिज प्रक्रियाएं जब होती हैं उनको भी क्या कंट्रोल है वो मैनेजमेंट है वो किया जाता है। इनको भी मैनेज है औद्योगिक जो जल निकास होता है उसको भी मैनेज किया जा सकता है। जैसे जो आपने सुना होगा उनके ट्रीटमेंट प्लांट लगते हैं, ठीक है, वो लगा करके उसको प्योरीफाई वो कर सकते हैं। अवशिष्टों का भी होता है, जैसे बहुत सारी उसमें संरक्षण की जा सकती है कि किस तरह से उनका ट्रीटमेंट है वो किया जाए। या कहीं पर नाले हैं या नदियों में जो पानी छोड़ा जाता है गंदा उसको ट्रीटमेंट करके छोड़ा जाए तो वो लैंड है वो निम्नीकृत भूमि या निम्नीकृत होने से बच सकती है। ये कुछ उसके उपाय हैं जो आपकी बुक में लिखे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। आगे है मृदा संसाधन। मृदा संसाधन है अर्थ का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट नवीनकरण योग्य संसाधन है और मृदा के बिना है ह्यूमन लाइफ चाहे वो या चाहे नेचर है वो कोई भी क्या है वो पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटी होती है 93% है, 93-95% है वो डिपेंड किस पे है, मृदा पे है। क्योंकि जितने भी चीज़ें होती हैं चाहे आप अपने आसपास देख लो, जो भी चीज़ें वो बनी हुई है वो कहीं ना कहीं क्या मिट्टी से ही निकलती है, चाहे वो खनिज हो या जैसे आप गाड़ी यूज़ करने के लिए जो लोहा यूज़ कर रहे हो वो, चाहे आप फ्यूल यूज़ कर रहे हो वो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी जो आपके पास आ रही है वो, जितनी भी चीज़ें हों वो मोस्टली क्या मृदा है, मृदा संसाधन से जुड़ी हुई है। तो इससे होता क्या, मृदा से होता क्या, तो उसमें जो बुक में लिखा हुआ है वही आपको बता रहा हूँ। जैसे वो नवीनकरण योग्य साधन है, इससे मृदा से पौधों का विकास होता है। पौधे मोस्टली तो सभी मृदा में उगते हैं। जीवों को पोषण है
यानी जीवन है वो क्या है, मृदा से जुड़ा हुआ है, चाहे वो ह्यूमन लाइफ हो चाहे वो एनिमल लाइफ हो, सबको क्या है, जो जीवन है, पोषण है, जितना भी खाना है वो क्या है, मृदा वो प्रोवाइड है, वो करवाती है, उनको देती है। फिर आता है मृदा है, यानी जो मिट्टी है वो बनती कैसे है। मिट्टी बनने की जो प्रक्रिया है उसमें लिखा हुआ है स्टार्टिंग में कि मिट्टी है वो किन किन रीजन से बनती है। जैसे आपके आसपास देख रहे होंगे, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, खद्दर के और बांगर का भी लिखा हुआ जैसे। तो इसमें लिखा हुआ ऊंचावत के कारण और जो पेरेंट रोग होती है, जनक सेल होती है, यानी जो जब अर्थ बन रही थी स्टार्टिंग में तो उसके अंदर जो जनक रोग जो सेल पाई जाती है या पेरेंट रोग जिसको पाई जाती है उससे बनी हुई थी स्टार्टिंग में। फिर उसके अंदर जो सहस्त्र सेल होती है, यानी आपने जो उसमें डायग्राम भी है, उसके अंदर अलग अलग जो सेलें होती हैं कि ऊपर जो उपजाऊ होती है, फिर उसके नीचे अलग सेल होती है, उसके अंदर कले होगी, सिल्ट होगी, गाद होगी, वो पाई जाती है। फिर जो अपक्षय जिसका अपर्दन हो सकता है, अपक्षय होता है, वो चट्टान होगी। फिर जो गहराई में और ऐसी चट्टानें पाई जाती है जिनका अपर्दन अपक्षय वो नहीं हो पाता, वो उनके कारण जलवायु भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है मृदा को बनने के लिए। जैसे कि जहाँ पर सूरज की तेज रोशनी होगी तो वहाँ पर कौन सी मिट्टी मिलेगी, पाई जाएगी, तो वो होगी शुष्क मिट्टी। जैसे रेगिस्तानी एरिया है वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, अगर हिली एरिया हो टेम्परेचर वहाँ अलग होगा तो वहाँ पर अलग तरह की मिट्टी पाई जाएगी। वनस्पति भी इसको अफेक्टेड करती है। जैसे आपने देखा होगा पेड़ पौधों की जो पत्तियाँ होती है वो ह्यूमस की मात्रा बढ़ा देती है उसके अंदर ज़मीन में, तो उसका जो टेक्सचर है, उसका जो कंपोजिशन है वो क्या बदल जाता है। जैव पदार्थ हो गई, जैव पदार्थ जैसे आपने देखा होगा केंचुए का नाम सुना होगा वो, या जैसे खाद हो गई या अन्य जो जानवर हैं वो क्या कर देते हैं, मिट्टी है उसके जो नेचर है उसको अफेक्टेड करते हैं। टाइम है, टाइम के अकॉर्डिंग क्या है, जो मिट्टी है वो बनती है। एक मिट्टी है अगर वो किसी सेल के ऊपर है वो दब जाए, या किसी पर्टिकुलर एरिया में रिवर है वो रेगुलरली अगर वहाँ पर डिपॉजिट कर रही है एक मृदा को, तो टाइम के अनुसार क्या है उसमें बदलाव वो आते रहते हैं। अपर्दन की क्रियाएं हैं वो भी क्या है किसी मिट्टी को अफेक्टेड करती है। कि मान लीजिए एक एरिया जहाँ पर फर्टाइल मिट्टी पाई जाती है, अगर वहाँ पर अपर्दन हो रहा है तो हो सकता है कि वो अनफर्टाइल हो जाए। या जैसे किसी एरिया में मिट्टी है वो उपजाऊ को भागकर ले जाकर दूसरे अनुपजाऊ एरिया में अगर उसको जमा कर देती है तो वो एरिया क्या बन जाता है, उपजाऊ बन जाता है। तो ये चीज़ें हैं मृदा बनने की प्रक्रिया, ठीक है। उसके अलावा जो अलग अलग केमिकल कंपोजिशन के द्वारा क्या है मिट्टी है वो बनती है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, आगे डिस्कस करते हैं। रेज कर रहा हूँ, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। आगे है मृदा के प्रकार। मृदा संसाधन हमने पढ़ लिया कि मृदा होती है, तो अलग अलग टाइप्स की अलग अलग प्रकार की मिट्टी है वो ऑल ओवर इंडिया है वो भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्रों में है वो पाई जाती है। तो यहाँ है वो रफ मैप है इंडिया का बनाया गया जिसमें अलग अलग टाइप्स की मृदा है उनको बताया गया। तो भारत में मिट्टियों का वितरण या मृदा भारत में मेनली है, वैसे तो उसके टाइप्स है वो बहुत सारे डिवाइड कर सकते हैं, पर मेनली जो मिट्टी है उसको फॉरेस्ट सॉइल या वन मृदा, जलोढ़ मृदा, लाल और पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, शुष्क मिट्टी और काली मिट्टी है, इनमें क्या है डिवाइड है वो किया गया है भारत की मिट्टियों को, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जलोढ़ मिट्टी के, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। सबसे पहले है भारत की जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी मोस्टली नदियों के द्वारा जो अपर्दन करके जो कंकड़ पत्थर और रेत के कण है वो अपने साथ भाकर लाती है नदियाँ, और जहाँ पर उनका
जमा कर देती है। जहाँ मान लीजिए उसकी जो कैपेसिटी है, वो क्षमता है पानी की, अगर वो ढलान है वो कम हो जाता है, तो वो क्या करती है, पानी के साथ जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उनको कहीं अगर जमा कर देती है, तो पानी के साथ जो पार्टिकल जहाँ जमा होते हैं उनको जलोढ़ मिट्टी है वो कहते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी है उसका निर्माण किससे होता है? जलोढ़ मिट्टी का निर्माण है वो नदियों के निक्षेप के द्वारा है वो होता है। नदियों के द्वारा साथ लाए जो गाद होती है, जो मिट्टी के कण होते हैं, उनसे क्या जलोढ़ मिट्टी उसका निर्माण होता है। और ये कहाँ पाई जाती है? ये जो भारत की जो मुख्य नदी के जो तंत्र है उन्हीं के आसपास वो पाई जाती है। जो स्टार्टिंग है, जैसे सिंधु गंगा है उसका नदी तंत्र, सिंधु गंगा नदी तंत्र में जैसे भारत का है, वैसे तो पाकिस्तान में वो मोस्टली रहती है। भारत में जैसे ब्यास है, चेनाब है, सतलुज है, इन नदियों के जो मैदान है वहाँ यहाँ से शुरू होकर सतलुज से, ठीक है, सिंधु नदी सिस्टम है, फिर गंगा जो यहाँ से निकल के यहाँ बहती है, फिर ब्रह्मपुत्र यहाँ से इस तरह से क्या है इसमें बहती है, और सिंधु नदी है या सतलुज नदी है, ये सभी क्या मिलकर अपना पानी है वो अरब सागर में गिराती है। और गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र है वो बंगाल की खाड़ी में अपना पानी है वो गिराती है। तो जब ये पहाड़ों से निकलती है, यहाँ से निकलती है, क्योंकि यहाँ पर कौन से पर्वतमाला है? हिमालय पर्वतमाला है। तो यहाँ से जब निकलेगी तो ये क्या करेगी, वहां पर पर्वतों पर क्या है अपर्दन करेगी, और अपर्दन से क्या होगा, उस मिट्टी को काट देगी। जो छोटे कंकड़ पत्थर से लेकर बड़े बड़े पत्थर होते हैं उनको जब काट देती है, तो जहाँ काटने के बाद वो क्या है पानी के बहाव के साथ अपने साथ है वो बहा ले जाती है। और जब उसका बहाव है तेज ना होकर क्या धीमा हो जाता है, या जैसे तेज ढलान होता है तो बहाव क्या होता है तेज होता है, और जब ढलान है वो मंद हो जाता है, कम हो जाता है, तो वो क्या करेगी, वो पानी के साथ जहाँ भी जाएगी वो पानी के साथ वो मिट्टी के कण है वो क्या हो गए वहाँ उसके आसपास के जो एरियाज है वहाँ पर उनको डिपॉजिट कर देती है। जब डिपॉजिट करेगी तो उससे यानी वो मिट्टी के पार्टिकल या अपने मैला जो मटमैला पानी है या मिट्टी मिला हुआ पानी आपने देखा होगा, तो वो क्या है, अगर आप भी देखो घर पे अगर उसको घुमा कर हिलाते रहते हैं तो वो क्या होगा उसमें वो घूमता रहता है। अगर उसको छोड़ देंगे एक बार तो क्या वो मिट्टी के पार्टिकल है वो नीचे जम जाते हैं। वही चीज़ ये वही सेम सिचुएशन है कि जब मिट्टी इनके साथ है वो बहती रहती है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि जिस एरिया में ये बहती है वहाँ पर क्या इनका डिपॉजिट है वो करती रहती है। ठीक है, 3 नदियाँ सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इनसे क्या मोस्टली भारत का जो मैदान है जिसे भारत का उत्तरी मैदान बोलते हैं वो यहाँ पर उनको डिपॉजिट कर देती है। और यहाँ पर कुछ एरिया साबरमती जो नदी है, नर्मदा और ताप्ती नदी है, उनके द्वारा यहाँ मैदान का निर्माण होता है। यहाँ पर कुछ लिखे हुए यहाँ मैंने सिंबल बनाया जलोढ़ मैदान का, ये जो आपको खाली दिख रहा है जितना भी एरिया, यहाँ पर क्या भारत का जलोढ़ मृदाएं है, जलोढ़ का मैदान है वो पाया जाता है। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। यानी इन एरिया में है जलोढ़ मिट्टी है वो पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि यहाँ पर गंगा, ब्रह्मपुत्र और जो सिंधु नदी तंत्र है उन नदियों के द्वारा मिट्टी का जमा हुआ वो होता है। ठीक है, अब बात आती है इस मिट्टी में 3-4 डेफिनेशन वहां पर दी हुई है, समझा देता हूँ आपको। उसमें एक लिखा हुआ चोक या इसको तराई कहते हैं। जलोढ़ है उसके 2 पार्ट कर सकते हैं, नया जलोढ़ या नई जलोढ़ मिट्टी मृदा, पुरानी जलोढ़ मृदा, ये 3 चीजें उसमें लिखी हुई हैं। तो तराई क्षेत्र कौन सा कहलाएगा? तराई क्षेत्र वो कहलाएगा जो नदी पहाड़ों से निकलकर मैदानों पर जब उतरती है। मान लीजिए हिली एरिया है, वहां से नदी क्या है प्लेन एरिया की तरफ जब उतरती है उसको क्या कहते हैं? तराई का एरिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये हिली एरिया है और यहाँ से कोई नदी है वो बहकर आ रही है, तो ये एरिया क्या कहलाएगा? ये एरिया कहलाएगा तराई, यानी ये एरिया क्या कहलाएगा? तराई का एरिया कहलाएगा। अब तराई एरिया की क्या विशेषताएं हैं कि यहाँ पर क्या होता है, जैसे आपको पता होगा जहाँ पर ढलान तेज होगा तो वो क्या है नदी अपने साथ है वो कंकड़ पत्थर बड़े बड़े लेकर आएगी, तो यहाँ पर क्या कर देगी उनको जमा कर देगी पत्थरों को। ठीक है, जमा कर देती है, तो यहाँ इन छोटे छोटे पत्थरों में से क्या नदी इनके नीचे से बहती है, मतलब इन पत्थरों के अंदर से बहती हुई जाती है। तो इसी एरिया को क्या है तराई का मैदान या इसको चौक कहते हैं। ठीक है, और भारत के इस एरिया में मोस्टली गन्ने की खेती है वो होती है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चो या तराई किसको बोलते हैं?
चोल या तराई वो क्षेत्र होता है जहां से नदियां मैदानों में प्रवेश करती है और उस एरिया में बहुत बड़े से लेकर छोटे है वो पत्थर है, कंकड़ पत्थर है वो पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है नई जलोढ़ मृदा। नई जलोढ़ मृदा किसको कहेंगे? नई जलोढ़ मृदा या नई जलोढ़ के मैदान किसको कहेंगे? जहां पर नदी हर साल जब उसमें बाढ़ आती है बारिश होने के बाद, या जब वो उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है तो वो क्या करती है, हर साल जहाँ पर अपने मिट्टी का अगर जमाव करती है तो उसको क्या कहेंगे? नया जलोढ़ मैदान कहेंगे, या जो नई जलोढ़ मृदा है वो कहेंगे। और पुरानी जलोढ़ मृदा किसको कहेंगे? जहाँ पर पहले कभी नदी है वो बहती थी और आज के टाइम में उसका पानी है जो मटमैला पानी होता है वो नहीं आ पाता, यानी नेचुरल जो नदी होती है उसका जो पानी है वहां तक नहीं पहुंच पाता, और वो पहुंचता किससे है? नदियों नहरों से पहुंचता है वहां। ठीक है, तो नई जलोढ़ मृदा कौन सी कहलाएगी? जहां नदियों का पानी क्या है? नदियों का पानी हर साल पहुंचता है। ठीक है, नदियों का पानी हर साल पहुंचता है, नदियों का मटमैला पानी, और वो हर साल पहुंचकर क्या करता है, वो वहां पर पानी के साथ जो डस्ट पार्टिकल है या जो कंकड़ पत्थर है वो क्या वहां पर जमा होते हैं, तो वो क्या वो एरिया जलोढ़ का मैदान कहेंगे। और वो होती क्यों हर साल? जैसे बाढ़ आती है, आपने देखा होगा, तो बाढ़ के साथ क्या है, हर साल वो बनता है। पुरानी जलोढ़ मृदा जैसे हमारा एरिया है, और जैसे आपको मैं बता देता हूँ, इन एरिया में अगर बात करें, जैसे नदी है, गंगा नदी है, तो इसके आसपास का एरिया क्या कहलाएगा? जलोढ़ का मैदान कहलाएगा। और जैसे हमारा एरिया है, आदमपुर है, हिसार है, ये किस में आता है? पुरानी जलोढ़ मृदा के एरिया में आता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको? आगे बढ़ते हैं। जलोढ़ मिट्टी की कुछ और विशेषताएं हैं। इसके अंदर जो फास्फोरस है, पोटास है, इसकी अधिकता होती है। ठीक है, और इस एरिया में बहुत ज़्यादा डेंस एग्रीकल्चर होती है, मतलब बहुत कृषि होती है। अधिक कृषि होने के कारण यहाँ प्रोडक्शन आप देखोगे जितना भी, चाहे गेहूँ का हो, चावल का हो, वो भारत के इन स्टेट्स में भी होता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, इनमें होता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है, हर साल वहाँ पर नई है उपजाऊ मिट्टी है उसका निक्षेप होता है, और वहाँ पर खेती होने पर, और इसके साथ साथ वहाँ अधिक खेती होने पर वहाँ पर अधिक जनसंख्या भी पाई जाती है। जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, दिल्ली है, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर पॉपुलेशन है अन्य राज्यों की तुलना में अधिक पाई जाती है। ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स थे, और आगे हम पढ़ते हैं इसी में ही। तीनों चीजें आपको पॉइंट सब समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम काली मिट्टी के बारे में। काली मिट्टी भारत के, जिसको रेगर मिट्टी भी बोलते हैं या जिसको कपासी मिट्टी भी बोलते हैं, क्योंकि काली मिट्टी में जो अधिकतर कपास की खेती है वो होती है, यानी काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत सूटेबल है। तो ये पाई कहाँ जाती है? जो दक्कन का जो पठार है, मोस्टली जैसे आप देखोगे मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात का कुछ पार्ट है, कर्नाटका है, तेलंगाना का कुछ पार्ट है। ठीक है, इस एरिया में क्या है, काली मिट्टी है वो पाई जाती है। ठीक है, काली मिट्टी में पोटास फास्फोरस की कमी होती है, बाकी पोटास है, चुनने की मात्रा है वो क्या उनकी अधिकता पाई जाती है। ठीक है, स्टेट्स का मैंने बता दिया आपको। और इसमें जैसे आपने अगर इसकी पहचान कर ली, आप कैसे पहचान करोगे? जलोढ़ मिट्टी तो आपने देखी होगी, जैसे अपने आसपास है वो भी पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, नदियों के द्वारा जुड़ती है। काली मिट्टी जैसे आपने जोड़ की जो मिट्टी देखी होगी, तालाब की जो मिट्टी देखी होगी, चिकनी जैसी मिट्टी बोलते हैं ना, क्ले सोइल, उस तरह की होती है। और जब अगर इसमें पानी डाल दिया जाए तो वो जैसे तालाब की मिट्टी अपने गांव में देखी होगी, उस तरह से क्या काली चिकनी है वो हो जाती है। और जब बारिश नहीं होती है, सूखे का टाइम आता है, तो उसमें क्या होती है, बहुत बड़ी दरारें आ जाती है, जिससे जब किसान उसमें फसल बोता है तो उसको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, उसमें जब पहला पानी लगता है मानसून की, जब पहली बारिश होती है, तो उसके साथ उसकी जो जुताई है वो खेतों की क्या की जाती है, और बाद में उसमें फसल है वो बोई जाती है। काली मिट्टी है वो उसमें
पास है वो हो जाती है। ठीक है, ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। और इसमें आगे है एरियाज याद रखेंगे। उसके बाद मिट्टी आती है पीली और लाल और पीली। लाल मिट्टी मोस्टली जैसे जो सैले होती हैं उनके अंदर जो या उनके जो रवे होते हैं, यानी एक मिट्टी है या जैसे कोई चट्टान है उसके अंदर जो रवे पाए जाते हैं, या आप ये कह सकते हो कि एक तरह से दरारें उनमें पाई जाती है, तो उनमें अगर जब लोहे की मात्रा बढ़ जाती है तो लाल मिट्टी बनती है। और पीली मिट्टी क्या होता है, जब उन दरारों में पानी है, जलयोजन हो जाता है, तो वो क्या है, पीली मिट्टी है वो बन जाती है। अब ये बाई आ जाती है लाल और पीली मिट्टी, जो मैंने यहाँ सिंबल बनाया है प्लस का। अगर आप देखोगे तो जो प्रायद्वीपीय पठार है, ये भारत का प्रायद्वीपीय पठार है, तो इसके जो पूर्वी हिस्से में, दक्षिणी हिस्से में, जैसे तमिलनाडु केरल का कुछ भाग है, ठीक है, यहाँ पाई जाती है। इसके अलावा भारत के जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं वहाँ है जो लाल और पीली मिट्टी है वो पाई जाती है। अब इनका महत्व क्या है, इस मिट्टी में मोस्टली जो इस एरिया है, इस एरिया में जो इलायची है, जो मसाले हैं, उनकी खेती की जाती है। और वहाँ जो बागान है कई तरह के हैं वो उस एरिया में पाए जाते हैं, चाय और कॉफी की। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट शुष्क मिट्टी। शुष्क मिट्टी या इसको मरुस्थलीय मिट्टी भी कहते हैं। मरुस्थलीय मिट्टी देखी होगी, आदमपुर में मरुस्थलीय मिट्टी है। ठीक है, इसमें जो पार्टिकल होते हैं जो वो क्या होते हैं, बिखरे होते हैं, बारीक होते हैं। ठीक है, भारत के राजस्थान, मोस्टली राजस्थान में है इस मिट्टी को, ये मिट्टी है वो पाई जाती है। इसमें वैसे तो उपजाऊपन है वो बहुत कम पाया जाता है। अगर इसमें सही तरीके से अगर मैनेज किया जाए, अगर पानी की फैसिलिटी है वो दी जाए, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर है वो बहुत अच्छे तरीके से वो हो सकती है। तो जैसे आपने देखा होगा इंदिरा गांधी कैनाल है वो निकाली गई है, तो वो कहाँ से निकाली गई है बता देता हूँ आपको। वो पंजाब के भाखड़ा जंगल से निकाली गई है, और वो बिल्कुल पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहाँ तक, वहाँ उसके साथ साथ है, चलती हुई आगे तक जाती है। तो इसमें गंगानगर है और बीकानेर है और बाड़मेर है, जैसलमेर है। ठीक है, जैसलमेर, बाड़मेर, इन डिस्ट्रिक्ट में जो राजस्थान के मोस्टली, और इसके अलावा गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, यहाँ पर भी क्या है इसका पानी है वो लगाया जाता है। तो जब इस मिट्टी में अगर पानी की अवेलेबिलिटी अगर करवा दी जाए तो क्या है, यहाँ पर भी एग्रीकल्चर है वो की जा सकती है। ठीक है, उसके बाद अगर आगे आता है जो इसमें दिया हुआ है लेटराइट मिट्टी। लेटर का मतलब होता है ग्रीक भाषा के लेटर से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है ईंट। ईंट यानी जैसे ईंट का रंग देखा होगा आपने, उसी तरह से लेटराइट है वो पाई जाती है। ठीक है, अब इसका जैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, मेनली लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी है भारत के कुछ स्पेसिफिक एरिया में ही, कुछ खास गिने चुने क्षेत्र में पाई जाती है। जैसे मालवा का पठार है, अरावली के पूर्वी भाग में छोटा नागपुर पठार। ठीक है, और इसके अलावा जो पश्चिमी घाट है, जो अरब सागर के साथ लगते हुए पश्चिमी घाट है, वहाँ पाए जाते हैं। और नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो मेघालय है और जो मेघालय के साथ त्रिपुरा है, इन राज्यों में क्या है ये मिट्टी है वो पाई जाती है। ठीक है, इसमें जो लेटराइट मिट्टी है इसकी जो विशेषता है, इसमें मोस्टली जैसे आपने देखे होंगे कॉफी के जो बागान है और जो चाय के बागान है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में पाए जाते हैं। और अगर इसमें जो ये और ये साथ के साथ ये उष्ण कटिबंधीय और जो उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु के साथ जुड़ी हुई है। अगर तेज अगर बारिश होती है, ठीक है, अगर तेज बारिश होगी तो क्या है उसके साथ है ये बह जाती है। ठीक है, और बाकी उसमें इमेज में आप देख लेना उसका कलर है, और अगर पॉसिबल होगा तो आपको वीडियो में भी दिखा देंगे। नेक्स्ट और लास्ट है फॉरेस्ट सॉइल, वन मिट्टी, फॉरेस्ट सॉइल, वन मृदा।
ये मिट्टी भारत के जो हिली एरिया है वहाँ पाई जाती है, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में। इस एरिया में मोस्टली, हाँ लेटराइट मिट्टी में एक बताना भूल गया मैं आपको, लेटराइट मिट्टी में मोस्टली जो सदाबहार वन, अगर जहाँ पर अगर रेनफॉल अगर ज़्यादा होती है तो वहाँ पर सदाबहार वन है वो उगते हैं, ठीक है। और फिर आता वन मृदा, ये इन स्टेट्स में है वो पाई जाती है भारत के, और यहाँ जो मोस्टली आपने देखा होगा टूरिस्ट प्लेस ही है, ठीक है। और इसमें इरोजन है वो बहुत जल्दी होता है, अगर पेड़ है उनको अगर मनुष्य अपने नीड्स के लिए काटता है तब, ठीक है। तो ये भारत के नॉर्थ ईस्ट जो हिली एरियाज हैं उनके साथ है वो जुड़े हुए हैं, ठीक है। इतना ही है, आप इतना ही ध्यान रखिए, डायग्राम है उसको अच्छे से देखिए, उनकी हर एक की करेक्टरिस्टिक्स है पूरी डिटेल में पढ़िए, मैंने आपको ब्रीफली है और जितना पढ़ाया उतना याद रखिए। और यहाँ तक चैप्टर हमारा कंप्लीट है, वो हो गया, थोड़ा बहुत रहता है, आगे हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में, और एक समराइज इसका क्या है ओवरव्यू है लेंगे। थैंक यू क्लास, मिलते हैं बाद में, बाय।